सर्वेभ्यो नमो नमः। आचार्य कृष्ण शास्त्री यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ज्योतिष सीखो की श्रृंखला में हम लघु पाराशरी नामक ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। इसके 9 श्लोकों को हमने पहले सरल कर लिया था। जिस किसी ने उन वीडियो को नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। आज हम 10वें और 11वें श्लोक को जानेंगे। 10वें श्लोक में हम जानेंगे कि सबसे प्रबल केंद्राधिपति दोष किस ग्रह को लगता है और सबसे प्रबल मारक दोष भी किस ग्रह को लगता है। क्या सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता और किस शुभ ग्रह को सबसे कम केंद्राधिपति दोष या मारक दोष लगता है। लघु पाराशरी के जो श्लोक नंबर 10वें और 11वें में इसका वर्णन है, तो हम उन श्लोकों के आधार पर इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं श्लोक। पहले इसे सरल करते हैं। केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयोः मारकत्वेपि च तयोर मारक स्थान संस्थिति। पूरे श्लोक को आप एक साथ लय के साथ गाएं। केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयोः मारकत्वेपि च तयोर मारक स्थान संस्थिति। केंद्राधिपति जो दोष होता है वो गुरु और शुक्र में ही बलवान होता है, अर्थात प्रबल होता है। केंद्राधिपति दोष 2 प्रकार से हम देख सकते हैं, तो सामान्य रूप से और एक विशेष रूप से। सामान्य रूप से हमने श्लोक नंबर 7 में जाना था, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसे आप देखें। न दिशन्ति शुभम नृणाम सौम्याः केंद्राधिपा यदि। उस श्लोक में कहा गया था कि यदि सौम्याः ग्रह, अगर सौम्य ग्रह शुभ ग्रह केंद्राधिपा यदि केंद्र के अधिप हो जाएं, केंद्र के स्वामी हो जाएं, तो न दिशन्ति शुभम, तो वो शुभ फल नहीं देते। ये हमने 7वें श्लोक में जाना था। तो उसी श्लोक के क्रम में ये 10वां श्लोक है कि अगर केंद्रों के स्वामी शुभ ग्रह हो जाएं, तो उनको जो दोष लगता है केंद्राधिप होने का, केंद्र के स्वामी होने का, वो गुरु और शुक्र में ही सबसे ज्यादा बलवान प्रबल दोष होता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझें। अगर किसी रंग बिरंगे कपड़े में कोई और रंग लग जाए, दाग लग जाए, तो वो ज्यादा नहीं दिखता है। लेकिन अगर साफ स्वच्छ सफेद अगर कोई कपड़ा हो, तो उसमें जरा सा पेन का निशान भी अगर होगा, थोड़ा सा भी अगर कोई निशान होगा, किसी भी कलर का कोई दाग होगा, तो वो तुरंत दिख जाएगा। तो वही स्थिति यहाँ शुभ ग्रहों की और पाप ग्रहों की है। तो जो शुभ ग्रह हैं उनसे आशा की जाती है कि वो शुभ फल दे, लेकिन जब वो केंद्र के अधिप हो जाते हैं, केंद्र के वो स्वामी हो जाते हैं, तो वो शुभ फल नहीं देते और सम हो जाते हैं। इसे भी एक और उदाहरण के द्वारा समझें कि वो सम क्यों हो जाते हैं। आप जानते हैं केंद्र 1, 4, 7 और 10 भाव होते हैं। तो पहला भाव स्वयं तनु शरीर, चतुर्थ भाव जो है वो क्या है, सुख का भाव है। सप्तम भाव है स्त्री का भाव और 10वां भाव है राज्य का, कर्म का। तो जिस आदमी को, जिस किसी को भी सुंदर स्त्री मिल जाए, घर का पूरा सुख मिल जाए और राज्य से लाभ भी मिल जाए, तो उसे करने की क्या आवश्यकता है, अर्थात वो कुछ भी नहीं करता है, वो निस्तेज होकर पड़ा रहता है, उसे किसी कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं होती, अपने आप उसको मिल जाता है। तो इसलिए जब सौम्य ग्रह इस प्रकार से केंद्र के अधिप हो जाते हैं, तो वो अपना नैसर्गिक जो फल है यानी कि शुभत्व है उसको भूल जाते हैं और वो सम की कैटेगरी में आ जाते हैं, सम हो जाते हैं।
तो उसी क्रम में इस श्लोक में ये कहा कि केंद्राधिपति दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयो। तो जो शुभ ग्रह हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं गुरु और शुक्र, और कंडीशनल शुभ ग्रह हैं जिनके साथ शर्त लगी हुई है, वो हैं बुध और चंद्रमा। तो बुध के साथ शर्त है कि वो अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा हो जाएगा, यानी कि शुभ ग्रह के साथ शुभ और पापी ग्रह के साथ पापी हो जाएगा। और चंद्रमा के साथ पक्ष बल देखा जाता है कि वो पूर्णिमा के कितने नजदीक और कितने दूर है, उस आधार पर उसके शुभत्व का निर्णय होता है। तो सबसे जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं उन्हें ही सबसे ज्यादा प्रबल केंद्राधिप दोष लगता है। मारकत्वे पीछे, और मारक दोष भी उन्हें ही ज्यादा लगता है। मारकत्वे पीछे और मारक दोष भी, इसको भी आप एक उदाहरण से समझें। संस्कृतज्ञ जो हैं, संस्कृत के जितने भी विद्वान हुए हैं, वो हमेशा कम लिखने में, शब्दों को बचाने में, शब्दों का कम लेखन हो, इस पर बड़ा विश्वास रखते थे, बड़ा ध्यान रखते थे। तो एक उदाहरण के द्वारा आप समझें कि किसी माता की 2 संतान हैं, उनमें से जब दोनों ही संतान स्कूल जाने के लिए तैयार हैं, तो उनमें से एक कहता है कि मां मैं स्कूल जा रहा हूं, और दूसरा क्या कहता है, मां मैं भी। उसने पूरा वाक्य नहीं बोला कि मैं भी स्कूल जा रहा हूं, उसने केवल इतना कहा कि मां मैं भी। इसका मतलब ये है कि मां मैं भी स्कूल जा रहा हूं, ये जो मेरा भाई है, ये दूसरा जो बच्चा है, ये स्कूल जा रहा है, मैं भी, अर्थात मैं भी स्कूल जा रहा हूं। तो वही इस श्लोक में ये कहा है, ये जो बलवान शब्द है, इसकी अनुवृत्ति आगे के श्लोक में भी इसी प्रकार से बनी रहेगी कि केंद्राधिप दोष गुरु और शुक्र को प्रबल होता है, मारकत्वे पीछे, और मारक दोष भी। इसको हम कुंडली में रखकर भी देखेंगे, अभी रख के देख लेते हैं कि जैसे यहां अगर मेष लगन की कुंडली है, तो दूसरे भाव में वृषभ राशि हुई और सप्तम भाव में तुला राशि हुई, तो द्वितीय और सप्तम इन दोनों भावों का स्वामी शुक्र हुआ। तो मारक दोष, अब सप्तम भाव क्या है, केंद्र है, और मारक भाव भी है, तो यहां शुक्र को मारक दोष अधिक लगता है, और प्रबल इसलिए हो जाता है कि वो 2 मारक स्थानों का स्वामी हो गया। श्लोक का अगला भाग देखें, जिसमें क्या कहा गया है, तयोर मारक स्थान संस्थिति। तयोर, उन दोनों की, मारक स्थान में, किन दोनों की, गुरु और शुक्र की मारक स्थान में, आप जानते हैं द्वितीय और सप्तम भाव मारक होता है, तो उन स्थानों में संस्थिति हो जाए, अर्थात वो स्थित हो जाए, तो भी उन्हें मारकत्व का दोष अधिक लगता है। इसको भी आप कुंडली में समझें। अब मान लीजिए कि वृश्चिक ही लगन है और शुक्र यहां बैठा है, या शुक्र यहां बैठा है, तो क्या हुआ कि दोनों ही स्थितियों में शुक्र की स्थिति मारक भाव में खुद है, अर्थात वो वहां पर बैठा हुआ है, मारक भाव में बैठा हुआ है। तो इस स्थिति में भी जब वो मारक भाव में खुद स्थित हो, कौन, या शुक्र या गुरु, यहां गुरु भी अगर हो या गुरु यहां हो, तो इस स्थिति में मारकत्व का दोष भी गुरु और शुक्र को ही सबसे ज्यादा प्रबल होता है। अगला श्लोक देखें, बुधस तदनु चंद्रोपि भवे तदनु तद्विधः नैरंध्रे सत्व दोषस्तु सूर्या चंद्रमसोर भवेत्। लेके साथ इसे गाएं, बुधस तदनु चंद्रोपि भवे तदनु तद्विधः नैरंध्रे सत्व दोषस्तु सूर्या चंद्रमसोर भवेत्। अर्थात जो ये बलवान प्रबल जो दोष बताया केंद्राधिप का,
उसी की क्रम में आगे कहा कि जो गुरु और शुक्र को बलवान केंद्र दोष लगता है, प्रबल केंद्र दोष लगता है, उससे कम बुध को लगेगा। अगर बुध केंद्र में हो, ऐसी ही स्थिति में हो, चाहे मारक दोष हो या मारक स्थान में संस्थिति हो, तो इन तीनों ही स्थितियों में बुध को गुरु और शुक्र से कम दोष लगेगा। चंद्रोपि भवेत् तद अनु, और चंद्रमा को बुध से भी कम। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो शुभ ग्रह हैं उनमें जो नैसर्गिक शुभ है गुरु और शुक्र, उसको सबसे अधिक अर्थात प्रबल केंद्राधिप दोष लगेगा या मारक का दोष लगेगा या मारक स्थान में बैठने का दोष लगेगा। उससे कम बुध को लगेगा और उससे कम चंद्रमा को लगेगा। तो ये स्थिति हुई इनकी। अगली लाइन में क्या कहा कि न रंध्रेशत्व दोषस्तु। रंध्रेश का मतलब है अष्टमेश, रंध्र भाव कहते हैं अष्टम भाव को। चंद्रमा और सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, लेकिन ज्यादातर विद्वान केवल इसी लाइन से इस सारे अर्थ को निकाल लेते हैं कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, लेकिन इस बलवान शब्द को भूल जाते हैं। इसकी अनुवृत्ति इसके साथ ही चलेगी। कहने का भाव यह हुआ कि रंध्रेशत्व दोष, अष्टमेश का दोष सूर्य और चंद्रमा को प्रबल नहीं लगता। बलवान की यहां जो अनुवृत्ति होगी उसका अर्थ यह है कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश का दोष तो होगा, लेकिन प्रबल दोष नहीं होगा, सामान्य दोष होगा। सामान्य दोष का अर्थ ये हुआ कि अष्टम भाव के जो सामान्य फल हैं वो फल तो सूर्य और चंद्रमा की दशा अंतरदशा में भी मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन प्रबल दोष उनका नहीं होगा। तो इस प्रकार से आज हमने लघु पाराशरी ग्रंथ के 10वें और 11वें श्लोक को सरल किया। अगली वीडियो में हम अगले श्लोकों को सरल करेंगे। अगर आपको लघु पाराशरी अच्छे से समझ में आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।